हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, आज हम जिस डिजीज के बारे में बात करेंगे वो एक सिंगल डिजीज होते हुए भी अपने साथ इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं उसकी रूट कॉज डायबिटीज ही है, यानी कि वो प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से हो रही हैं। अक्सर देखा गया है कि सही जानकारी के अभाव में और सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सही जानकारी मिले ये बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को यानी डायबिटीज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है और इसका असर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर कैसे पड़ता है। पर सबसे पहले, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं डायबिटीज की। सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज मेलिटस, कॉमनली नोन एज डायबिटीज, एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो हाई ब्लड शुगर कॉज करती है। मीन्स ब्लड में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल केस में पेनक्रियाज की बीटा सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है इंसुलिन, जो ब्लड से शुगर या ग्लूकोज को सेल्स में मूव करने का काम करता है। सेल्स इस शुगर या ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती हैं। बट इन केस ऑफ डायबिटीज, या तो बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, या फिर इंसुलिन तो बनता है पर उसका यूज इफेक्टिवली नहीं हो पाता। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बॉडी के अदर पार्ट जैसे नर्व्स, आईज, किडनी को भी डैमेज कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इंसुलिन की हेल्प से ब्लड में प्रेजेंट शुगर या ग्लूकोज सेल्स में मूव होता है, और यही ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा यूज़ किया जाता है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अब जानते हैं डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही अटैक करता है और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। अभी तक इसका कारण ज्ञात नहीं है। मीन्स ये अनक्लियर ही है कि क्यों हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है। अबाउट 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। नंबर 2 है टाइप 2 डायबिटीज़। जब हमारी बॉडी रेजिस्टेंट बन जाती है इंसुलिन के लिए, इट मीन्स इंसुलिन बन तो रहा है बट उसका यूज सही से नहीं हो पा रहा। नंबर 3 है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ तब होती है जब ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से बढ़ तो जाती है पर इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती कि इसको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज किया जाए। नंबर 4 है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये टाइप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, जब प्लेसेंटा इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स यानी कि इंसुलिन को ब्लॉक करने वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। एक और रेयर कंडीशन होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है बट इसका नाम डायबिटीज़ से मिलता जुलता है। ये वो कंडीशन है जिसमें हार्मोनल एबनॉर्मलिटी की वजह से किडनी बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिमूव कर देती है बॉडी से। आइए अब इन सभी टाइप्स को और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। ये वो कंडीशन है जब बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए जितने इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन की उस रिक्वायरमेंट फॉर्म को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स या शुगरी फूड, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग परसेंटेज में मिलता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट माउथ से स्टमक में जाता है तो स्टमक में इसका ब्रेक डाउन होता है, मीन्स डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के केमिकल्स इसको सिंगल शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स लाइनिंग इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में पास कर देती हैं।
जब ये ब्लड पैनक्रियाज में जाता है तो पैनक्रियाज की सेल्स इस राइजिंग यानी बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करती हैं। उसके बाद पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, राइजिंग ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस यानी कम करने के लिए इन अ हेल्दी रेंज। हमारी बॉडी की सेल्स के सरफेस पर सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। वो इंसुलिन रिसेप्टर सर्कुलेटिंग इंसुलिन को बाइंड अप करते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह मींस लॉक में की तरह काम करता है, जिससे सेल ओपन हो जाती है और ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। सेल्स इस ग्लूकोज का यूज़ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करती हैं, जिससे उनकी फंक्शनिंग प्रॉपरली होती रहे। इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को रिड्यूस कर देती हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। अब जानते हैं कॉजेज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होती है? हमारा इम्यून सिस्टम स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को एज ए फॉरेन इन्वेडर्स यानी फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में डिटेक्ट करने लगता है। इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स ऑटो एंटीबॉडी सीक्रेट करता है अगेंस्ट बीटा सेल्स, जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बंद हो जाता है या ना के बराबर मीन्स बहुत कम होता है। विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है। सेल्स को ग्लूकोज ना मिलने के कारण सेल्स में एनर्जी की कमी हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सीवियर यानी गंभीर कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा नहीं या कम होने के कारण ग्लूकोज सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है फॉर एनर्जी। इसीलिए बॉडी प्रोटीन्स और फैट्स को एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्स के रूप में ब्रेक डाउन करती है। फैट्स के कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन के कारण कुछ बाय प्रोडक्ट जिन्हें कीटोन बॉडीज कहा जाता है ब्लड में बन जाती हैं। इन कीटोन बॉडीज के बनने की वजह से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे कीटोसिस कहते हैं। जब इन कीटोन बॉडीज की मात्रा ब्लड में डेंजरसली हायर लेवल पर पहुंच जाती है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जिसके कारण पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर लंबे समय तक ग्लूकोज लेवल हाई रहता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, नर्व डैमेज, किडनी डिजीज। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। इस केस में या तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता या फिर इंसुलिन तो बनता है पर उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता। सेल्स के सरफेस पर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए या फिर वो मिसिंग हो तो इंसुलिन का रिसेप्टर से बाइंड अप नहीं हो पाता है और सर्कुलेटिंग ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन की सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज ही है। अगर ग्लूकोज न्यूरॉन्स तक इन सफिशिएंट अमाउंट में ना पहुँचे तो नर्वसनेस, शेकीनेस, कन्फ्यूज़न जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अगर प्रॉपर शुगर ना मिले तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, डायबिटिक कोमा भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के कारण जेनेटिक भी हैं और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो यह रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा वेट स्पेशली इन बेली सेल्स को मोर रेजिस्टेंट बना देता है टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ब्लड शुगर। अब जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। इसमें हम देखते हैं नंबर 1 इंक्रीज्ड हंगर यानी भूख बढ़ जाना। नंबर 2 इंक्रीज्ड थर्स्ट यानी ज़्यादा प्यास लगना या बार बार गला सूखना। नंबर 3 वेट लॉस वज़न कम हो जाना। नंबर 4 फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन आना। नंबर 5 ब्लरी विजन यानी धुंधला दिखाई देना। नंबर 6 एक्सट्रीम फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान होना। नंबर 7 सोर्स दैट डोंट हील जल्दी घाव का ना भरना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जो डायबिटीज़ के रिस्क को और बढ़ा देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में अगर आप छोटे बच्चे या टीनेजर हैं या आपके पेरेंट या सिबलिंग में से कोई डायबिटिक हो या फिर आप सर्टेन जीन्स कैरी करते हैं जो डायबिटीज़ से लिंक्ड हो तो टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में अगर आप ओवरवेट हैं,
आपकी एज 45 या उससे ज़्यादा है, आपके पेरेंट या सिबलिंग में से किसी को डायबिटीज़ है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो, अगर आपको प्री डायबिटीज़ हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स हों, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के रिस्क तब होते हैं जब आप ओवरवेट हो, अगर पहले प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो, अगर आप 9 पाउंड से ज़्यादा वेट के बेबी को जन्म देने वाली हो, अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपको पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो। हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, ये सब इफ़ेक्ट डालते हैं डायबिटीज़ होने में। अगर हाई ब्लड शुगर लगातार लंबे समय तक रहे तो ये बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। जितना ज़्यादा आप हाई ब्लड शुगर के साथ जीते हैं, उतने ही रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हैं हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी एंड विजन लॉस, hearing loss, foot damage such as infection and sores that don't heal, skin infections such as bacterial and fungal infections, डिप्रेशन, डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस हो जाना, भूल जाना। नेक्स्ट, डिजीज रिलेटेड विद जीआई ट्रैक, गम्स एंड टीथ। आइए अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजीज रिलेटेड विद हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक होने का खतरा दोगुना होता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। हाई ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स को एंड नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हार्ट को इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोवाइड कराने वाली मीन्स दिल को धड़काने वाली नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आँखों की। अगर आंखों की बात की जाए तो डायबिटीज़ की वजह से आइज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें अर्ली सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते, पर बाद में ब्लर्ड विज़न यानी धुंधला दिखाई देना, फ्लोटिंग स्पॉट इन विज़न यानी आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट तैरते हुए दिखाई देना, और कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। इसमें हाई ब्लड शुगर रेटिना की ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट डालता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है आंख के काले गोले में, इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो रेगुलरली आपको आई चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा आइज़ में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होने की संभावना 2 से 5 टाइम्स बढ़ जाती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोमा के लिए भी ससेप्टेबल होते हैं। ग्लूकोमा वो कंडीशन होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है आई के एक्सेसिव प्रेशर के कारण। ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं सीवियर हेडेक, पेन इन आइज, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, आई रेडनेस, हैलोज अराउंड लाइट्स यानी कि लाइट के चारों ओर पीले रंग का चमकीला आवरण दिखना। अगर ग्लूकोमा को ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। नंबर 3 है किडनी। किडनी की अगर बात की जाए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसकी वजह से किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती। बॉडी से किडनी के द्वारा एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट मटेरियल रिमूवल नहीं हो पाता सही ढंग से। डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। किडनी डिजीज़ के अप्रॉक्सीमेटली 80% लोगों को डायबिटीज़ होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ब्लड वेसल्स का जाल जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। कभी कभी ये ब्लड वेसल्स डैमेज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इन केस पेशेंट को डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी है तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसके प्रिवेंशन के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंड रेगुलरली लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हायर डोज मेडिसिन का लिया यानी कि इंसुलिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या फिर लंबे समय तक भूखे रहने पर शुगर लेवल ड्रॉप आउट हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, और अगर ये शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ना भी खतरनाक है और ज़्यादा कम होना भी। नंबर 2 है ब्लड
प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। कोई भी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग इस केस में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। नंबर 4, अगर आप किसी भी प्रकार की अन्य बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें अपनी डायबिटीज़ एंड बीपी के बारे में ज़रूर बताएं। नंबर 5, वेट कंट्रोल करें। एंड नंबर 6, स्मोकिंग ना करें। अब जानते हैं डायबिटीज़ का हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें नंबर 1 है पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ बहुत पुरानी होने पर पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है फीट में और नंबनेस यानी सुन्न हो जाना भी हो जाता है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर देता है, स्पेशली लेग्स एंड फीट की, जिसके कारण ये नर्व्स ब्रेन एंड बॉडी के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र करने में फेल हो जाती हैं। इट मीन्स आपको ठंडा गर्म ना लगना, चोट का एहसास ना होना, यहाँ तक कि पैर में कट लग जाने पर भी आपको कोई एहसास नहीं होगा। ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि अगर जख्म नहीं भरेगा तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एम्प्यूटेशन यानी पैर काटना भी पड़ सकता है। अगर एम्प्यूटेशन यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के कारण डेथ भी हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण उन्हें ठंडे गर्म का एहसास या चोट लगने का एहसास होना बंद हो गया है और उसको वो इग्नोर कर देते हैं, पर ये गलत है। ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी के अर्ली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। नंबरनेस, टिंगलिंग, पिंस एंड नीडल्स यानी सुई चुभने जैसा फील होना, बर्निंग यानी जलन पड़ना, कोल्ड यानी पैरों का ठंडा पड़ जाना। नंबर 2 इम्पैक्ट होता है नर्वस सिस्टम पर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इसमें जो नर्व्स डेली बॉडी फंक्शन जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग, ब्लैडर एम्प्टिंग यानी कि ब्लैडर को खाली करने का काम करती हैं, ये सारे काम जो नर्व्स करती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसके कारण ये सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। नंबर 3 है डायबिटिक एमायोट्रॉफी। इस केस में थाइज एंड हिप्स की मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है और इन मसल्स का मास भी कम होने लगता है। मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जो टिनी ब्लड वेसल्स लेग्स को नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करती हैं वो डायबिटीज़ के कारण डैमेज हो जाती हैं। तो देखा आपने किस प्रकार डायबिटीज़ हमारे नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती है। अब जानते हैं हमारे टीथ पर डायबिटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज दांतों में प्लाक की संभावना बढ़ा देता है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो सलाइवा में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और ये बैक्टीरिया फूड के साथ में इंटरेक्ट करके स्टिकी फिल्म बना देते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं, और कैविटी एंड टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा गम डिजीज़ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर किसी को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो गई हो और वो अनकंट्रोल्ड हो तो मदर एंड बेबी दोनों को अफेक्ट कर सकती है। इस केस में जो कॉम्प्लिकेशंस फॉर बेबी आती हैं वो हैं प्री मैच्योर बर्थ यानी टाइम पूरा होने से पहले ही बच्चे का जन्म होना, हायर देन नॉर्मल वेट एट बर्थ यानी जन्म के समय बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होना, इंक्रीज्ड रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ यानी बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाना, लो ब्लड शुगर, जॉन्डिस स्टिल बर्थ। मदर के केस में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाना, मे बी सिजेरियन डिलीवरी हो एंड इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाना। और अब जानते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन इज़ द मेन ट्रीटमेंट। बॉडी जो हार्मोन प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होती है उसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाय हाउ क्विकली दे स्टार्ट टू वर्क एंड हाउ लॉन्ग देयर इफेक्ट लास्ट, यानी कितनी जल्दी वो अपना काम स्टार्ट करेंगे और कितनी देर तक उनका असर रहेगा। इसमें नंबर 1 है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यानी इट स्टार्ट टू वर्क विद इन 15 मिनट एंड इट्स इफेक्ट लास्ट फॉर 3 to 4 hours. Number 2, short acting insulin start to work within 30 minutes and last 6 to 8 hours.
Number 3, intermediate acting insulin start to work within 1 to 2 hours and last 12 to 18 hours. Number 4, long acting insulin start to work a few hours after injection and last 24 hours or longer. टाइप 2 डायबिटीज़ को आप अपनी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी ब्लड शुगर कम नहीं हो रही है तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना या कम होना इस बात पर बहुत हद तक डिपेंड करता है आप किस प्रकार का फूड लेते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिमिट में रखनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन सच एज पोल्ट्री एंड फिश, हेल्थी फैट्स सच एज ऑलिव ऑयल एंड नट्स, इनको अपनी डाइट में शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक बार में ज़्यादा खाने के बजाय छोटे छोटे मील में कई बार में खाएं। कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना, मैंगो, प्लम, ग्रेप्स शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें अवॉइड करें जिनको डायबिटीज़ हो। अपने प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसको कम से कम 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आप एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।